संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री माननीय उषा ठाकुर जी, कृपया कर आप मंच पर आ जाएं। इसी के साथ में मैं इस सत्र को शुरू करने के लिए आग्रह करूंगी हमारी सहयोगी प्रीता उपाध्याय दीक्षित से कि वे मंच पर आएं और इस सत्र का शुभारंभ करें। तो जोरदार तालियों के साथ में हम अपने अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। मैम, बहुत स्वागत है बीएसटीवी के इस मंच पर। बहुत धन्यवाद। मैम, जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम का नाम है मध्य प्रदेश का मैनिफेस्टो और आज कार्यकर्ता महाकुंभ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और जीत का मंत्र भी वो कार्यकर्ताओं को देकर गए हैं। और जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का नाम ही है मैनिफेस्टो, तो आपका जो विभाग है पर्यटन और संस्कृति विभाग, क्या कुछ ऐसे मुद्दे जो इस बार बीजेपी में मैनिफेस्टो में शामिल कर सकती है? संस्कृति, पर्यटन और धर्मस्व धार्मिक न्यास, इस विभाग की सेवा मेरे पास है और इसके माध्यम से मध्य प्रदेश ने अपनी एक अद्भुत पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर बनाई है। कोविड की विभीषिका में राष्ट्र नायक मोदी जी ने एक संदेश दिया कि हम स्पिरिचुअल टूरिज्म को विकसित करें और हम उस काम में जुट गए। मुझे आपको बताते प्रसन्नता है कि 11 लोक, महाकाल महालोक, अभी ओंकारेश्वर में हमने देखा एकात्म धाम, ऐसे हनुमान लोक, देवी लोक, भगवान परशुराम लोक, आध्यात्मिकता और सत्य सनातन वैदिक परंपराएं आने वाली पीढ़ी को तथ्य प्रमाण के साथ समझ आए, ऐसी व्यवस्था इन लोक निर्माणों के साथ हम लोग कर रहे हैं। हमने पर्यटन के क्षेत्र में जो नवाचार किया कि पूरी मानवता भयभीत हो गई कोरोना में और होटल्स और इन सब का क्रेज बहुत थोड़ा कम हुआ। हमने नवाचार किया, हमने होम स्टे, एग्रो स्टे, ये जो प्रारंभ किए हैं अधिकतर आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों पर, आप आश्चर्य कीजिएगा बड़ी संख्या में लोग बजाय होटलों के होम स्टे में रुकना बहुत पसंद करते हैं। वहाँ उन्हें आत्मीयता, वहाँ मौलिकता, वहाँ प्रकृति के प्रति सानिध्य का जो आनंद मिलता है, तो इसमें पूंजी भी कम लग रही और लोगों को रोजगार भी निर्मित हो रहे। सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से हमारी ये नवाचार समाज को मजबूत करने में लगे हुए। मध्य प्रदेश मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट है। मध्य प्रदेश ने पहला है मध्य प्रदेश जिसने राष्ट्रीय उद्यानों, क्योंकि बारिश के 6-8 महीने तो वहां कुछ हो नहीं सकता था, बफर में सफर, इसका मास्टर प्लान बनाकर प्रस्तुत किया है, जो अपने आप में अद्भुत है, अनूठा है। तो हम सारे नवाचारों को लेकर जनता की सेवा को समर्पित हैं। धर्मस्व में भी हमने नए कीर्तिमान स्थापित किए। हमने 21,000 शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों का मानदेय कहीं 200, 250, 300 था, सबको पूरा का 5,000 रुपये प्रतिमाह किया। हमने रामचरितमानस, जैसा कि आप जानती हैं, वो भारतीय संस्कृति की रीढ़ है। मैंने स्कूल कॉलेजेस में वेल क्वालिफाइड बच्चों से, गोल्ड मेडलिस्ट, टॉपर्स, जब उनको आग्रह किया कि बेटा रामचरितमानस के छंद, दोहा, सोटा, चौपाई सस्वर पढ़कर सुनाइए, तो वो नहीं बता पाए। संस्कृति के रक्षार्थ हमने तुलसी मानस संस्थान के साथ मिलकर संस्कृति विभाग ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड की एक ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ की। 52 जिलों से पहली मर्तबा 25,558 बच्चे शामिल हुए। बच्चों को संस्कृति संस्कारों से जोड़ना है तो कभी कभी लालच भी देना होता है। हमने उनको कहा जो सर्वाधिक अंक लाएगा प्रत्येक जिले में विद्यार्थी जगत से 4 और जन सामान्य से 4, ऐसे 8 लोगों को हम हवाई टैक्सी से अयोध्या जी का दर्शन कराएंगे। और हमने 172 बच्चों को दर्शन कराया। फिर ये आजादी का 75वां वर्ष जो अभी बीता है, हमने एक शुरुआत की
मैंने महू से इसका शुभारंभ किया और हमारे 253 स्कूलों के नाम हमने क्रांतिकारियों के नाम पर किए। वहाँ एल्यूमिनियम शीट पर हम 4x6 का एक बोर्ड लगा रहे, उनका जीवन परिचय लगा रहे, उसकी एक पूरी पुस्तिका हमने निकाली है, सभी स्कूलों को वो दी, उनके साथ अनुबंध किया और प्राचार्यों से ये तय हुआ कि रोज एक क्रांतिकारी का जीवन प्रार्थना के वक्त पढ़कर बताएंगे। अब बच्चे ध्यान से क्यों सुनेंगे, तो बच्चे ध्यान से सुने इसलिए उनको फिर लालच दिया, कहा बेटा जब 253 को आप पढ़ लोगे और जो लिखित परीक्षा होगी उसके बाद जो सर्वाधिक अंक लाएगा हम ऐसे सब बच्चों को अटारी बॉर्डर का दर्शन कराएंगे। मकसद बस इतना ही है कि बच्चे देशभक्ति को, संस्कृति को, संस्कारों को अपनी रग रग में समाहित करके सत्य सनातन पावन परंपराओं को आने वाली पीढ़ी को सौंपें। बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि अगर बच्चों को सुधारना है तो थोड़ा लालच देना जरूरी होता है, पुचकारना जरूरी होता है। लेकिन मैम आपका एक रूप भी देखने को मिलता है, एक टीचर की तरह आप डांटती, जैसे इंदौर का एक जो मामला भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, इंदौर का नाइट कल्चर, आए दिन वहां से इस तरह की तस्वीरें भी सामने आती है। अभी हाल ही में एक खबर भी हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाई थी कि युवक युवती नशे की हालत में भी सड़क पर या तो लड़ाई झगड़ा करते, अभद्रता करते हैं, उस पर भी आप बहुत मुखर होकर बोलती हैं। देखिए, मुझे लगता है कि संपूर्ण समाज को इस पर मुखर होकर सामने आना ही चाहिए, क्योंकि जो उम्र उन बच्चों की संस्कारों को समेटने की है, शिक्षा दीक्षा हासिल करने की है, अभिभावकों की लापरवाही से वो बच्चे आज दिग्भ्रमित होकर अपना पूरा जीवन सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं। और नाइट कल्चर हमारी संस्कृति का हिस्सा हो ही नहीं सकता। आप जानती हैं कि हमारे यहाँ निशाचरी व्यवस्थाओं से बचने के लिए सदैव संकेत और निर्देश हम सभी को मिलते रहते हैं। तो नाइट कल्चर तो किसी भी कीमत में बच्चों के भविष्य और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल मैम, और अभी ऐतिहासिक फैसला जो हुआ है आरक्षण बिल को लेकर, आप एक महिला हैं और काफी लंबा अनुभव आपका राजनीति का है, और ऐसी कई महिलाएं होंगी जो इस राजनीति में आना चाहती हैं। जब ये बिल अमल में आएगा, जमीनी स्तर पर जब काम शुरू होगा, तो कितनी आसान राह महिलाओं के लिए हो जाएगी, क्योंकि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जो काफी कठिन माना जाता है। देखिए, ये राजनीति का क्षेत्र बहुत कठिन नहीं है। यदि आप दिली ईमानदारी के साथ निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं तो राजनीति का क्षेत्र सबसे सरल है। और आरक्षण का मिल जाना महिलाओं के लिए ठीक है, पर मैं पूरी मातृशक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि आरक्षण तो हमको मिल गया, चुनौती हम सबके सामने भी है कि हम अपने दायित्व को स्वावलंबन के साथ, मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ निभाएं। और जो भरोसा किया है हमारे नेतृत्व ने हम पर, राष्ट्र नायक ने जो, और पूरे देश के सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया इस बिल को, तो उन सब की अपेक्षाओं पर खरा उतरना अब मातृशक्ति की जिम्मेदारी है। बिल्कुल मैम, आपसे मेरा अगला सवाल यही रहेगा, चूंकि पर्यटन क्षेत्र में नित्य नए नवाचार हो रहे हैं, जैसा कि आपने अभी जिक्र भी किया। जब आपने ये मंत्रालय संभाला था और अभी आप क्या स्थिति देखती है, कितने बदलाव और कितने बदलाव की और उम्मीद आगे? देखिए, एक बहुत ही छोटा सा कार्यकाल मिला, 15 महीने तो गए कांग्रेस की कार्यकाल में, 2 वर्ष कोरोना लेकर गया। जो शेष समय बचा उसमें हमने प्राण प्रण से भरसक प्रयत्न करते हुए खूब नवाचार किए। पर आप जानती हैं कि संभावनाएं तो कभी समाप्त नहीं होती, बहुत अधिक और कुछ करने की गुंजाइश है, और निश्चित रूप से इस चुनाव के बाद फिर से उन कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल मैम, देखिए चुनावी साल है और कई मुद्दे ऐसे हैं जो गूंजते रहते हैं, और सबसे प्रमुख मुद्दा जो अभी चल रहा है वो है, माफ कीजिएगा, वो चल रहा है सनातन का। लगातार बयानबाजी भी देखने को मिलती है, और कांग्रेस का हमेशा से आरोप रहता है कि क्या बीजेपी ने ही सनातन का ठेका लेकर रखा है?
स्पष्ट नहीं दे रहे। मेरा ये प्रश्न है कि सनातन का मुद्दा अभी चुनाव में प्रमुख तौर पर उठाया जा रहा है और कांग्रेस हमेशा से आरोप भी लगाती है कि सनातन का जो मुद्दा है, सनातन धर्म का जो मुद्दा है, तो क्या यह बीजेपी ने ही उसका ठेका लेकर रखा है? जी हाँ, बीजेपी ने इसका ठेका ले रखा है। हमारी पंच निष्ठाओं में सबसे पहली कोई निष्ठा है तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के हम ध्वजवाहक हैं और हमारा नेतृत्व चाहे प्रदेश का हो चाहे देश का हो, उसने सदैव प्रतिबद्धता के साथ इस क्षेत्र इतना कुछ करके दिखाया कि पूरा देश और पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। हजारों साल को विराम मिला, हमने सुप्रीम कोर्ट में वैधानिक दायरे में न्याय प्राप्त करके और राम मंदिर का निर्माण पूरा किया। हमने भारत के स्वर्ग कश्मीर को 370 से मुक्त कराया। हमने 3 तलाक जैसे अमानवीय मुद्दे को समाप्त करके अल्पसंख्यक माता बहनों को भी सम्मान से जीने का हक दिया। और सनातन तो वो जीवन पद्धति है विश्व में जिसको भी श्रेष्ठ तरीके से सुख शांति समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत करना है, वो सनातन की शरण में आए। और इस सनातन, ये जो हमारी पद्धति है, ये वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसी हुई है। पूरे विश्व ने अब इसको स्वीकार किया कि सनातन ही है कि जिसके रास्ते पर चलकर हम हमारे मनुष्य जीवन को सुख संतुष्टि शांति के साथ जी सकते हैं। ये सनातन ही तो है जहां हमारे पुरखे, आप बताइए विश्व की और कौन सी संस्कृति है जो इतनी अति संवेदनशील हमारी संस्कृति है। आपकी भी दादी नानी ने कहा होगा, मेरी दादी नानी आटा गूंथ रहा है, यदि रोटी बनने के लिए पहले जाओ कटोरी में आटा लो, चीटी की बाबी में आटा डालकर आओ। पक्षी पशु जो बोल नहीं सकते, जिनके पास वाणी नहीं है, उनकी भी चिंता करो। पक्षी को दाना देना है, उसके लिए सकोरे में पानी रखना है, गाय के लिए घर के बाहर होद रखना है। तो सनातन तो वो व्यवस्था है जो सकल ब्रह्मांड के कल्याण की जीव मात्र की चिंता करती है। अब ऐसी संवेदनशील जीवन व्यवस्था से लोग यदि ये कह रहे हैं कि इसको तो हम जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, तो फिर वो कैसी व्यवस्था चाहते हैं? ये तो देश समाज और आने वाली पीढ़ियां उनसे पूछेंगी। बिल्कुल मैम, देखिए जैसा बदलता परिवेश है और सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन अब एक और नया आयाम हमारे सामने खड़ा है, वो है एआई की दुनिया। और एआई की दुनिया में भी हम धीरे धीरे दाखिल हो रहे हैं। चैट जीपीटी आ चुकी है और सोशल मीडिया का ये जो दौर है, इसमें कई चुनौतियां भी देखने को मिलती है। कई सकारात्मक पहलू होते हैं, कई नकारात्मक पहलू होते हैं। वैसे ही जब हम अब एआई की दुनिया में भी प्रवेश करेंगे तो इसका आप कैसे देखते हैं? कितनी सकारात्मक पहलू, कितने नकारात्मक पहलू? एआई की दुनिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये निश्चित रूप से बहुत ही जो नवाचार नई पद्धति आई है, मुझे लगता है वो हर क्षेत्र में हमारी सहायक भी बनेगी और इसका लाभ आने वाले सभ्य समाज को मिलेगा। इसके मैम कई दुष्परिणाम होते हैं। जैसे अगर हम सोशल मीडिया के मुद्दों की बात करें, आप काफी समय से राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं। ऐसे कई ऐसी भ्रामक जानकारी या भ्रामक खबरें जब आपके सामने आती होंगी तो किस तरह से आप उनको देखती हैं? कई बार ऐसे बयान भी होते हैं जो तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाते हैं, आपके ही कुछ बयान जो आपने नहीं बोले, लेकिन आपके सामने वो उस तरह से आते हैं कि वो बहुत गलत जो व्यक्तित्व है वो दर्शाता है। तो कैसे आप उस चीज को हैंडल करती हैं? आप सही कह रहे हैं, जब कोई ठीक बात को गलत तरीके से या आधी कट करके आधी ही बता के वातावरण को खराब करना चाहता है तो बहुत क्रोध आता है कि इस प्रकार से मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए। यदि निजी स्वार्थों के लिए हम इतना सशक्त माध्यम है, श्रव्य दृश्य सामग्री है जो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है, यदि उसका इस तरीके से दुरुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये अक्षम्य अपराध है। मैम, चुनाव नजदीक है और चुनाव को लेकर आप अपनी भूमिका को अभी कहां पाती हैं? भूमिका भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता की उतनी ही होती है जितना संगठन का आदेश उसको मिले।
अभी हम अपने प्रत्येक बूथ पर, आज आपने देखा हमारा महासम्मेलन बूथ अध्यक्षों का हुआ और हितग्राही योजनाओं को लेकर हम हितग्राहियों से लगातार मिल रहे हैं, उनके साथ बातें कर रहे हैं और समाज में ये जो भरोसा पैदा हुआ है स्वावलंबन का, आने वाली पीढ़ी के भाग्य और भविष्य की सुरक्षा का, इन सब बातों को लेकर संपूर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद देने के लिए तत्पर खड़ा है। मैम, मोदी जी ने नारा दिया था आत्मनिर्भर भारत का और उसके बाद से निरंतर इस और काम भी किए जा रहे हैं लगातार आत्मनिर्भर भारत की ओर। और आप चूंकि एक महिला है, राजनीतिक क्षेत्र में है, कई महिलाओं से ऐसे मिलती होंगी जो आत्मनिर्भरता की ओर अपना कदम बढ़ा रही है, लगातार सशक्त हो रही है। कितना बदलाव आप अब देखती है 18 साल हुए बीजेपी सरकार को कार्यकाल को, तब से और अब में कितना आप अंतर इस पूरे कार्यकाल में महिलाओं के उत्थान में, उनकी उन्नति में देख पा रही हैं? जी, मुझे तो आमूल चूमूल परिवर्तन दिखाई देता है। जो हमारे SHG हैं उनके माध्यम से मातृशक्ति संगठन बनाकर बहुत ही बेहतर तरीके से छोटे छोटे कामकाज करके पूरे समूह को आगे ले जाने के लिए तत्परता से खड़ी है। और ये स्वयं सहायता समूह ने जो वातावरण बदला समाज का, हर ये ने आप सोचिए मेरे महू में सैकड़ों स्वयं सहायता समूह है, हर समूह कुछ, कभी कोई अभी स्कूल ये जो यूनिफॉर्म्स बने उनका काम बड़ी संख्या में माता बहनों को मिल रहा है और भी वो अपने निजी उत्पाद बनाकर उनके बाजारों के लिए भी हम लोग सभी विभाग उनको ई पोर्टल, ई मार्केट ये सब उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि स्वयं सहायता समूह की आत्मनिर्भरता तभी सुनिश्चित होगी जब उनको बेहतर बाजार मिले। और इसके लिए भी प्रत्येक विभाग अपनी पूरी सक्षमता के साथ मातृशक्ति की मदद करने को तत्पर खड़ा हुआ है। मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि अभी इलेक्शन नजदीक है, क्या मंत्र है आपका और क्या कुछ भूमिका आप देख रही हैं अपनी, और इलेक्शन लड़ने को लेकर क्या कुछ कहना चाहती है? जो चुनाव नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हम लोग पूरे 5 साल हर क्षण तत्पर खड़े रहते हैं, संगठनात्मक दृष्टि से भी और विकास और अधोसंरचना की दृष्टि से। तो जो क्रांतिकारी परिवर्तन इन 18 वर्षों में हुआ है वो अद्भुत है, अनूठा है। आज हम जहां जाए हमें प्रसन्नता, सुख, शांति, संतुष्टि की अनुभूति होती है। 2003 में जब सत्ता भारतीय जनता पार्टी ने हाथ में ली, सड़क का नामो निशान नहीं था। आज 5 लाख किलोमीटर सड़कें बनाकर प्रदेश को समर्पित की हैं हमने। विद्युत की वो दुर्गति थी कि लाइट कब आएगी कब जाएगी किसी को पता नहीं होता था। मात्र 2800 मेगावाट उत्पादन था मध्य प्रदेश का, आज 28,000 मेगावाट उत्पादन है। आज हमने फीडर सेपरेशन, खेत की बिजली अलग, गांव की बिजली अलग, उद्योगों के लिए भरपूर बिजली, इतना वातावरण सुगमता से, सरलता से उन्नति प्रगति की ओर बढ़ रहा है। किसान जो कि समाज की रीढ़ है, हमारा अन्नदाता है, 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई थी, आज 45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है। हमारे किसान जो हमने वादा किया था कि हम इनकी आमदनी दोगुना करेंगे, उसके लिए अब वो 2-2, 3-3 फसलें ले पा रहे हैं, क्योंकि भरपूर पानी है, भरपूर बिजली है। और यही कारण है कि 7-7 बार हमें कृषि कर्मण पुरस्कार केंद्र की सरकार ने प्रदान किया है। ये सारी सकारात्मक मुद्दे, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने सत्ता के सुख को घर घर पहुंचाया और राजनीति को समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनाया। मेरी अपनी विधानसभा में आप जानते हैं पूरे मध्य प्रदेश में तो लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना 1,32,00,000 के आसपास आ गई। मेरी अपनी विधानसभा में 53,000 लाडली बहना है, 23,000 लाडली लक्ष्मी है, 13,000 किसान सम्मान के हितग्राही हैं,
उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास, हमने सत्ता का सुख घर घर पहुंचा के समाज परिवर्तन के लिए जो सेवा की, हमको भी संतुष्टि है और इसी परिवार भाव से हम मतदाताओं के बीच जाने वाले हैं कि हमने आपके परिवार को अपना समझा और आपकी सेवा में कोई कसर नहीं रखी। आप सब भी हमको अपना परिवार मानिए और सेवा का फिर से भरपूर आशीर्वाद दीजिए। मैम बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम सवालों के आपने बहुत खूबसूरती से जवाब दिए और खास तौर पर जो महिलाओं का मुद्दा है, चाहे आरक्षण बिल की बात हो, चाहे लाडली बहना की आपने बात की, कितना बदलाव उसमें होगा आने वाले में समय में, क्योंकि महिलाएं लगातार इस योजना के माध्यम से, लाडली बहना योजना के माध्यम से लगातार सशक्त हो रही है। कहीं ना कहीं ये जो योजना है और इस योजना के तहत उनके खाते में जो पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, वो उनकी एक बहुत बड़ी हिम्मत बनकर ये योजना उभरी है। मैम बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का। आपका भी बहुत तो धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी। और मैं आपसे गुजारिश करूंगी कुछ देर आप मंच पर रुकें और मैं बुलाना चाहूंगी हमारे एडिटर इन चीफ प्रवीण दुबे जी को कि वो मंच पर पहुंचे और माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें।